नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हम आज बातचीत करेंगे अमेरिका में जिस तरीके से अश्वेत लोगों ने सड़कों पर एक तरीके से प्रदर्शन किया है और उनके साथ श्वेत लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय उनके साथ खड़ा हो गया है। और पिछले 15 दिनों से वहां लगातार प्रशासन के तमाम जोर देने के बावजूद भी, तमाम धमकियों के बावजूद भी लोग सड़कों पर अभी भी जमा है और हटने के लिए तैयार है। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं और उनके हारने की आशंका बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है। और तीसरी बात यह है कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसका पूरी दुनिया के लिए क्या अर्थ है। लोग कह रहे थे कि दुनिया कोरोना के बाद पूरी तरीके से बदल जाएगी, तो क्या बदलती हुई दुनिया का अक्स हमें दिखाई पड़ रहा है? इन पर करेंगे चर्चा और सीधे अमेरिका एरिजोना से बात करेंगे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील, और हमारी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को आप लगातार मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से सच कहने की हमारी हिम्मत बढ़ती जाती है ऐसे समय में जबकि सच कहना बहुत मुश्किल है। आपको हमारी और मदद करनी है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमारी बहुत बहुत मदद होगी, क्योंकि ऐसे जब समय में पत्रकारिता किसी और पर निर्भर ना हो तो ही बेहतर है। तो बातचीत शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल तो आपसे यही है, पॉइंट ब्लैंक, कि जो खबरें आ रही है अमेरिका से वो ये खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक अपने आप को विश्व विजेता मान के चल रहे थे, सबको धमकियां दे रहे थे और किसी को बख्श नहीं रहे थे, आजकल थोड़े से वो डिफेंसिव नजर आ रहे हैं और इस बात की भी आशंका लोग या संभावना लोग अमेरिका के अंदर जता रहे हैं कि चुनाव हार भी सकते हैं। क्या इसमें सच्चाई नजर आती है? हाँ, तो से संभावना में काफी सच्चाई इस समय नजर आ रही है। अभी कल ही संभवतः न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीयू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे छापा है जी, और उस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो ट्रंप के लिए काफी चिंताजनक हैं जी, बाकी आंकड़ों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे रोचक और महत्वपूर्ण आंकड़ा मुझे लगा है, और इस सर्वे का सैंपल साइज कोई छोटा नहीं था। अमेरिका को देखें अगर, अमेरिका के हिसाब से तो संभवतः 36,000 या इतने लोगों से बात करके उन्होंने वो किया है। और उसमें जो सबसे रोचक नतीजा है उस सर्वे का कि 54% गोरे जो हैं, अश्वेत लोग जो हैं, 54% वाइट, वो इस समय ट्रंप से नाराज है। ट्रंप की हैंडलिंग से कतई प्रसन्न नहीं है और उनको लग रहा है कि ट्रंप जो है वो रिकंसिलिएशन की नहीं बल्कि कन्फ्रंटेशन की लैंग्वेज बोल। 54% टॉकिंग ऑफ वाइट्स। जी जी जी। बाकी अगर आप ओवरऑल सर्वे को ले लें, और ये 54% भी मध्य वर्ग, मिडिल एज के लोग हैं, मिडिल एज के, जिनमें देखिए मिडिल एज वाइट जो है वो ट्रंप की सबसे सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसमें ये शायद पहली बार हो रहा है कि उसका बहुमत ट्रंप से असंतुष्ट दिख रहा है। अगर पूरे सर्वे को आप ले लें तो बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। अगर उसमें आप बूढ़े, जवान, ब्लैक, वाइट, हिस्पैनिक सबको अगर मिला के देखें तो 82% लोग इस समय चल रहे विरोध का समर्थन कर। 82%? जी, प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे है ये। 82% ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट, whether they are participating in it or not, that's a different matter. लेकिन उनका समर्थन इस प्रोटेस्ट के साथ है। और 54% वाइट लोग ये मानते हैं कि ट्रंप की हैंडलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इसमें जो एग्जैक्ट, हाँ, यस, ट्रंप डिलीवरिंग रॉन्ग मैसेज, ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो संदेश ट्रंप के कामों से जा रहा है वो बहुत बुरा है। ये वाइट लोगों का, तो इसलिए स्थिति तो ट्रंप की इस समय थोड़ी लड़खड़ाई हुई। इसका कारण क्या है? क्या कोरोना ठीक से हैंडल नहीं कर पाए हैं, या जो प्रोटेस्ट हुआ जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई वो है, या अर्थव्यवस्था की जो स्थिति बुरी है, या सिर्फ आपके कहने का मतलब ये कि जो लोग सड़कों पर निकले और जो सड़कों पर निकले उसने अमेरिका को कन्विंस कर दिया कि दरअसल ये आदमी जो इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति है वो ऐसी समस्याओं को का निपटारा करने के लिए सही व्यक्ति नहीं है, या ऐसे संकट के समय में अमेरिका को लीड करने के लिए सही व्यक्ति है? अफसोस कि अगर हम ट्रंप के राइज को थोड़ा ध्यान से देखें जी, तो ट्रंप की कुछ विशेषताएं हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।
जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बहुत ही सेल्फ राइटियस और नार्सिस्टिक किस्म के व्यक्ति हैं। जी। अपने आप को हमेशा सही मानने वाले हम्म, और आत्ममुग्ध किस्म के व्यक्ति हैं। हम्म, दूसरे, उन्होंने अपनी एक अदा बना ली है कि वो कैसा भी बयान दे दें, हम्म, उसके बाद या तो उससे मुकर जाते हैं या उसको हंसी में उड़ा देते हैं, हम्म, और इस तरह की वो चीजें करते रहे और अभी तक वो सफल रहे हैं, हम्म, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं हम्म, जिसने जो अमेरिकन एंजाइटी थी उसको एड्रेस किया। हम्म, कोरोना के पहले अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी सुधरी थी, हम्म, अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय स्थिति बेहतर हुई थी, आदि आदि। हम्म, लेकिन एक तो कोरोना ने सिस्टमिक फेल्योर को एक्सपोज किया, हम्म, और बजाय उस सिस्टमिक फेल्योर को एड्रेस करने के, आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा, हम्म, लंबे अरसे तक ट्रम्प साहब डिनायल मोड में थे। जी, जी, उनके शुरुआती बयानों में से एक ये बयान था कि एक फ्लू है, हम्म, जैसे आम फ्लू ठीक हो जाता है वैसे ये भी ठीक हो जाएगा, हम्म, और कोई उनको परवाह नहीं थी। और वो अच्छा, फिर जो उनका तरीका था कि गवर्नर्स को वो धमकियां दे रहे थे हम्म, कि आप लॉकडाउन खोलिए, जल्दी खोलिए, वरना ये गवर्नर्स के खिलाफ रिपब्लिकन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसको राष्ट्रपति बढ़ावा दे रहे थे। हम्म, तो ये सब चलता रहा। उसके बाद ये घटना हो गई। मैंने आपको, जब हम लोगों ने इस बारे में पिछली बार बात की थी, हम्म, संभवतः 3 तारीख को, जी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये केवल इस एक रेसिस्ट इंसिडेंट की प्रतिक्रिया नहीं है, हम्म, ये वो पूरा फ्रस्ट्रेशन है, पूरा गुस्सा है जो हम्म, पिछले कई महीनों से उमड़ घुमड़ रहा था, हम्म, और उसको ये एक कारण मिल गया भड़कने का। हम्म, इसके बाद भी जो ट्रंप की हैंडलिंग रही, हम्म, लूटिंग स्टार्ट्स, शूटिंग स्टार्ट्स, हम्म, डोमिनेट द स्ट्रीट्स, हम्म, इस तरह की जो लैंग्वेज, ठग्स, हम्म, इस तरह की लैंग्वेज जो ट्रंप ने बोली है, उसी का नतीजा है कि ये 52%, 54% लोग ये कह रहे हैं कि वो मैसेज ट्रंप ठीक नहीं हम्म, है। स्थिति यह है, आशुतोष के, देखिए मैं नाम इनका मैंने नोट की, हाँ, मार्क मिली, हम्म, वो सिक्योरिटी चीफ है, हम्म, और वो अपोलोजाइज कर रहे हैं कि मैं एक यूनिफॉर्म का आदमी हूँ, हम्म, मुझे राष्ट्रपति के साथ वहां नहीं जाना चाहिए था, व्हाइट हाउस के सामने जो चर्च है उसमें, हम्म, क्योंकि वहां राष्ट्रपति एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे। आप हम्म, पूरी उस विडंबना को समझिए। जी, जी, व्हाइट हाउस के आसपास प्रदर्शन चल रहे हैं, हम्म, राष्ट्रपति को मैसेज देना है स्ट्रॉन्ग, हम्म, उसको कहते हैं ना धांसू राष्ट्रपति। हम्म, तो प्रदर्शन चलते रहे, मैं तो जाऊंगा। हम्म, तो आप गए, तो जाहिर है कि पुलिस ने रास्ता क्लियर किया, रास्ता क्लियर करने के लिए लोगों की और पिटाई की गई। हम्म, वहां जाके आप बाइबल हाथ में लेके खड़े हो गए, हम्म, तो सबसे पहले तो पादरी ने कह दिया कि दिस इज अ प्लेस फॉर रिलीजन, नॉट फॉर पॉलिटिक्स। तो ट्रंप को पहला स्नप तो वही मिला। हम्म, उसके बाद ये सज्जन जो फौज के जनरल हैं, हम्म, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला था, आई अपोलोजाइज, हम्म, मैं सेना अधिकारी हूं, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यूएस मिलिट्री हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, तो हम्म, मेरा जाना वहां गलत था। हम्म, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कह दिया कि आंतरिक चीजों पर कंट्रोल करने में यूएस मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम्म, ये सब चीजें जो है ना, ट्रंप हम्म, का जो काम करने का ढंग है, हम्म, अब उसकी सीमाएं सामने आ गई। हम्म, कोरोना ने जो सबसे बड़ा काम किया है आशुतोष, चाहे वो भारत हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे अमेरिका हो, हम्म, चाहे इंग्लैंड हो, हम्म, वहां इस बात को एक्सपोज किया है कि जब सिस्टम तैयार ना हो हम्म, और किसी एक मसीहा जैसे व्यक्ति पर आप डिपेंड करने लगे, जी, तो फिर जो स्थितियां होती हैं वो अपने अपने ढंग से इन सब देशों में प्रकट होती अ, मेरा एक बहुत ही आपने पिछली बार जब मैंने आपसे बातचीत किया था तो आपने फ्रस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया था और आपने कहा था कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा रही हैं। यहाँ पे जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्थ सर्विसेज नहीं बल्कि हेल्थ इंडस्ट्री है। और आपने अपना भी उदाहरण दिया था कि मेरे बेटे ने कहा पापा कुछ भी करना, बीमार मत पड़ना यहाँ पे। तो वो सारा जो फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 15 दिनों के अंदर जिस तरीके से श्वेत सड़कों पर उतरे हैं और लगभग हर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वो प्रदर्शन हुआ है और आर्मी और राष्ट्रपति की तमाम धमकियों के बावजूद, क्या उसको महज हम फ्रस्ट्रेशन के तौर पर देखें या ये देखें कि जो एक तरफ दुनिया जो दक्षिण पंथ की तरफ चली जा रही थी, लोग कह रहे थे कि अब तानाशाही की तरफ हो रही दुनिया जा रही है, और ये भी कह रहे थे कि जो लिबरलिज्म एक फिलॉसफी है वो अब रिट्रीट पे है। और तो क्या माना जाए कि अब क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए, जिन मूल्यों को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं,
ये मूल्य वो नहीं है जिसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी जेब में रखते हैं या जिसकी वो गाथा गाते हैं या जिसको लेके तानाशाह बड़े मशहूर होते हैं। ये स्ट्रांग आर्मी के पक्ष में नहीं है, ये स्ट्रांग पुलिस के पक्ष में नहीं है, ये मानव ह्यूमन राइट्स के पक्ष में है और ये रेशियल इक्वालिटी के पक्ष में है। और जो इतिहास के बड़े पुराने अपराध हैं अमेरिका के अंदर, जो श्वेत और अश्वेत का, उसको लेकर ये वो मूल्य है जो दरअसल उदारवादी या लिबरल फिलॉसफी के मूल्य है। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से दुनिया के नक्शे पर तानाशाही दक्षिणपंथी बहुत तेजी से उभरा, उसका जवाब अब उदारवाद की तरफ से आया है, लोग अब उस तरफ जा रहे हैं। ऐसा है कि आप भाई प्रोफेशन और भाई टेम्परामेंट पत्रकार हैं, आप लोगों को फटाफट निष्कर्ष निकालने की भाई टेम्परामेंट इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से, सच कहूँ। मेरे लिए भी ये एक सुखद आश्चर्य है, मेरे लिए और दुनिया भर के तमाम डेमोक्रेटिक लोगों के लिए, क्योंकि एक तो ये कि उस घटना को देखते देखते अब 3 सप्ताह हो गए। 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी। जी जी। अभी तक ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट और डिसकंटेंट पूरी तरह गायब हो गया है। गायब हो सकता था बशर्ते राष्ट्रपति का रवैया दूसरा होता। उनका रवैया अभी तक उसी तरह का चल रहा है, तो वो एक तरह से जिसको कहें कि आग में घी डालने का काम हो रहा है। और इसलिए इस हद तक ये बात सही है कि ये केवल एक समुदाय का प्रोटेस्ट नहीं रह गया, एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट बन गया। ये बात सही है कि ट्रंप के व्यक्तित्व का जो एक तौर तरीका है, उनका जो एक वो है, उस पर काफी आंच आई है। ये बात भी सही है कि स्वयं व्हाइट पॉपुलेशन के बीच में ट्रंप को लेकर संदेह उत्पन्न हुए हैं। फिर भी मैं इससे इतना आशावादी नतीजा नहीं निकाल पाऊंगा। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन इसको कहां तक आप सस्टेन करते। देखिए, अमेरिका के सिस्टम की एक बात और हम लोगों ने पिछली बार की थी, उसको याद करें। मैंने चॉम्स्की का एक बहुत विटी सेंटेंस कोट किया था कि असल में अमेरिका में केवल एक पार्टी है, कॉर्पोरेट पार्टी, उसके 2 फ्रंट है। चॉम्स्की का, हाँ, मुझे याद, अच्छी तरीके से याद है, आपने कोट किया था। तो अमेरिकन सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं। अब पिछले, जैसे आप याद कीजिए कि जो पुलिस को अंधाधुंध ताकत देने वाला कानून है, पुलिस के बजट में अंधाधुंध बढ़ावा करने वाला कानून है, जेलों को प्राइवेटाइज करने का कानून है, जेलों को एक ऐसी स्थिति में बदल देने का कि वो करेक्टिव फैसिलिटी नहीं बल्कि एक तरह का बदला लेने का इंस्ट्रूमेंट बन जाए, ये सब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स के कार्यकाल में पास हुए कानून। और वर्तमान जो उम्मीदवार है डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने इन कानूनों को ड्राफ्ट किया था। क्लिंटन साहब ने कानून पास किए थे। तो ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये सही है कि रेसिज्म को लेकर के और उस रेशियल इंजस्टिस को लेकर अमेरिकन सोसाइटी में पिछले दिनों जो कुछ चिंताजनक घटनाएं दिखी थी ट्रंप के आने के बाद से, कि जिसमें कू क्लास क्लान के लोग वो कैप लगा के घूम रहे थे, वाइट सुप्रीमेसी की बातें कर रहे थे, हिटलर के झंडे जगह जगह प्रदर्शित किए जाने लगे थे, उससे अगर तुलना करें तो ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव शिफ्ट तो आया है, इतना तो मैं मानूंगा। अब ये वाकई सचमुच लिबरल वैल्यूज की पुनर्स्थापना की शुरुआत होगी, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म को इससे कोई बहुत तगड़ा आघात पहुंचेगा, ये निष्कर्ष निकालने में मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, शुरू में तो राष्ट्रपति महोदय ने धमकियां दी कि भाई सेना आ जाएगी और गोली चला देंगे और डोमिनेट कर देंगे स्ट्रीट को। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस रिलक्टेंट हो गई, राज्यों के अंदर पुलिस एक डिपार्टमेंट को ही खत्म करने की बात होने लगी, और मिनियापोलिस में तो बाकायदा काउंसिल ने पास भी कर दिया। फिर दूसरे राज्यों के अंदर ये कहा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट को डिफंड कर देंगे, यानी जो पैसा देते हैं वो वापस ले लेंगे, कोई इनको पैसा दे। आर्मी के से रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये आसान डेवलपमेंट मुझे नहीं लगते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही कि पत्रकार होने के नाते हम लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं और कूद के किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो संकेत है वो संकेत बहुत स्पष्ट नजर आ रहे थे कि जो लिबरल्स जिनकी रोज पिटाई हो रही थी, उनके अंदर ऑक्सीजन पैदा हुआ है। एक बात मैं आपको एक चीज
संकेत इतना स्पष्ट है, इसमें मुझे कोई आपसे असहमति नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप की जीत अब उतनी सहज और आसान नहीं है जितनी कुछ दिन पहले तक लग रही थी। खास करके डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेशन चूंकि बर्नी सैंडर्स नहीं जीत पाए, तो ट्रंप के समर्थक बड़े उत्साहित थे। लेकिन बर्नी सैंडर्स में एक एनर्जी है, वो बूढ़े हैं, 80 साल के हैं, लेकिन वो नौजवानों से रिलेट करते हैं। जो बाइडेन है, उनको ट्रंप ने और ट्रंप के समर्थकों ने निकनेम दे रखा है स्लीपी जो। अरे ये तो सुस्त आदमी है, तो धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत ट्रंप की तरह बिटी नहीं है, बहुत कम बोल वगैरह वगैरह। तो स्लीपी जो अब हमारे सामने, हम तो मैदान मार लेंगे, ये उत्साह ट्रंप के कैंप में था। अब वो बात नहीं, अब नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। और अब तो जिसको वो स्लीपी जो कह के डिसमिस कर रहे थे, एक बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है। और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो बर्नी का सपोर्ट बेस था, उसे अपनी ओर खींचने में जो बाइडेन बड़ी हद तक कामयाब हुए। इसलिए इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अब ये ट्रंप के लिए उस तरह का वॉक ओवर नहीं है जैसे कुछ दिन पहले तक ये लोग सोच रहे थे। इतना तय। दूसरी ये बात सही है कि इस प्रोटेस्ट के असर और इसके पीछे, इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा बर्नी सैंडर्स और उनके समर्थकों को, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल से ये डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की है कि जरूरत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। कॉर्नेल वेस्ट जैसे लोग हों, बर्नी सैंडर्स जैसे लोग हों, उनका ये कहना है कि इस राष्ट्रपति की जगह वो राष्ट्रपति आ गया, लेकिन पुलिस फंडिंग का तो सिस्टम वही है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर वो सवाल उठने लगे कि डिफंड किया जाए। ये सवाल उठने लगे कि पुलिस को जो छूटें हासिल हैं, अब जैसे अभी न्यूयॉर्क के गवर्नर ने वो पास किया कि अब पुलिस वो चेक होल्ड नहीं कर सकती। मतलब यहाँ अमेरिका में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किसी को गिरफ्तार करने की है कि आप उसे ओवर पावर कीजिए, सबसे पहले उसे गिरा के उसकी गर्दन पे घुटना रखिए, उसके हाथ पीछे कीजिए, उसको हथकड़ी बांध दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। इसी चक्कर में फ्लाइट मरा। जो कोई बेचारा चिल्ला रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन वो चेक होल्ड अपना बनाए। तो अब वो न्यूयॉर्क गवर्नर ने कानून पास किया है कि अब नहीं कर सकते आप। तो ये मैं इसका इतना पॉजिटिव नतीजा तो मानता हूं कि बहस इस समय व्यक्तियों से हटके स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स पर आ गई, सिस्टम पे आ गया। इसीलिए बात हो रही है कि पुलिस का सिस्टम क्या है भाई, क्यों इनको इतना पैसा मिलता है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। इसीलिए वो पूरा डिपार्टमेंट डिसमेंटल किया गया मिनियापोलिस में, कि बात केवल एक व्यक्ति की नहीं है, पूरा डिपार्टमेंट हम डिसमेंटल, नए सिरे से भर्तियां करेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे। तो ये कामयाबी तो है, ये तो इस आंदोलन ने हासिल किया है, इसमें कोई संदेह। मेरा सवाल अब इससे जुड़ा हुआ है, और वो सवाल मैं भारत के संदर्भ में करना चाहूंगा कि भारत में जब रोहित वेमुला आत्महत्या करता है, तो उसको लेके लिबरल समाज के अंदर तो काफी उत्तेजना नजर आती है, बेचैनी नजर आती है, लेकिन करेक्टिव मेजर सोसाइटी नहीं लेती है। यानी सोसाइटी, जैसे अमेरिकन सोसाइटी के अंदर आपने देखा कि एक अश्वेत की मौत हुई, इतना पूरा समाज खड़ा हो गया, और कहीं ना कहीं समाज का गिल्ट बाहर आया, और समाज ने अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की। वो किस हद तक करेक्शन कर पाते हैं एक अलग मसला है, बट उन्होंने कम से कम इंट्रोस्पेक्शन किया, अपने अंदर झांकने का प्रयास किया और देखा कि भाई हमसे कुछ गलतियां हो रही, क्या गलतियां हो रही तो उसको ठीक करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि दलितों के साथ जो होता है वो ना तो कहीं अपराध बोध पैदा करता है, और ना ही उस अपराध बोध को ठीक करने के लिए हम कोई सिस्टमिक चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि तो पूरी दुनिया जरूर अमेरिका की तरफ देख रही होगी कि भाई वहां अश्वेतों को लेकर या अपने समाज के गिल्ट को दूर करने के लिए वो कुछ करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। दुनिया के लिए क्या संदेश है इसका? मैं आपको बताता हूँ जो मेरी समझ है। अमेरिका में जो रेस का मामला है वो एक तरह से सरल है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट मुख्य रूप से ही है। इसके बीच में हिस्पैनिक और तमाम लोग हैं, लेकिन वो ब्लैक वर्सेस व्हाइट का डिवीजन बड़ा शार्प है, और इसलिए यहाँ जो फॉल्ट लाइन है वो क्लियरली पहचानी जा सकती है। भारत की जो जाति व्यवस्था है वो इसकी तुलना में बहुत अधिक जटिल है। दलित एक आइडेंटिफाइबल ग्रुप है और उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक वो है, लेकिन उसके बाद जैसे आप सवर्ण कहते हैं, उसमें आप ध्यान दें कि कभी आप सवर्ण शब्द का प्रयोग सबके लिए करते हैं, कभी आप सवर्ण और ओबीसी को अलग अलग करते हैं। दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में होती है, ये देखा जाना चाहिए कि उनमें इन्वॉल्व लोग जो हैं वो कितने कोट अनकोट सवर्ण हैं, कितने कोट अनकोट ओबीसी हैं।
खैरलांजी में जो घटना हुई थी कुछ वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, खैरलांजी में जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, उसके करने वाली अधिकांश तो ओबीसी थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत में जो समस्या है वो ये है कि वहां दलितों पर होने वाला उत्पीड़न करने वाला जो समाज है या जो समुदाय है, उसमें से जो लोग जो आते हैं, वो एक जटिल सामाजिक समूह है। वो अमेरिका की तरह क्लियरली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ब्लैक एंड व्हाइट। देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट इन इंडिया। दैट इज द प्रॉब्लम। ये एक बात। इसी तरह आप देखें कि वहां हिंसा की और परस्पर संदेह की एक बुरी धर्म के आधार पर चलती है। आपने रोहित बिमला का जिक्र किया। पिछले कई वर्षों में जो खास करके उत्तर भारत में सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, गौ हत्या के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, उसमें भी कोई आप जिसको कह रहे हैं समाज का अपराध बोध, वो वहां भी नहीं दिखता। ना रोहित बिमला के मामले में दिखता है, ना वहां दिखता है। इसका कारण तो आशुतोष मैं ये मानता हूं कि हमने अपने समाज में इस चीज को बहुत गहराई से एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। शुरू से ही कुछ कमियां रही या हमने मान लिया कि ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा, लापरवाही रही। पिछले 8-10 साल में तो इस तरह की आक्रामकता को सिस्टमेटिकली बढ़ावा दिया गया। दूर करने की तो आप बात छोड़िए, उसको अब आज ही आप देख लीजिए, आप इस बात पर गौर कीजिए। सुशांत सिंह का आज निधन हुआ जी, और बहुत दुखद दुर्घटनापूर्ण स्थितियों में उनकी मृत्यु हुई जी। मैं भी देख रहा हूँ ट्विटर पर लोग उस तक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साहब इसने तो पद्मावत के प्रसंग में कहा था कि मुझे अपने हिंदू होने पर लज्जा आती है, इसने तो ये किया था, इसने तो वो किया था, इसने केरल में बाढ़ आई थी तो कम्युनिस्टों की मदद की थी, राजपूत सरनेम इसने हटा लिया था, अच्छा हुआ मर गया। What kind of mindset is this? गिरीश कार्नाड की मृत्यु पर आपको याद होगा क्या हुआ था? जी जी जी। तो ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। दुर्भाग्य से मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो इसको राजनीतिक सवाल समझते हैं। ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये समाज की मानसिक सेहत से जुड़ा हुआ सवाल। और इस लिहाज से आपकी बात सही है कि इस समय दुनिया वाकई अमेरिकी समाज की तरफ देख रही है कि अमेरिकी समाज में उसमें ज्यादतियां हैं, उसमें कुछ हिंसा है, उसमें कुछ इतिहास को लेकर सरलीकरण है, हर एक को आप डिसमिस कर रहे हैं, मूर्तियां गिरा रहे हैं, कुछ की गिराना ठीक हो सकता है, कुछ की नहीं हो सकता है, वो सही है। लेकिन ये केवल ब्लैक के ऊपर हिंसा का मामला अब नहीं रह गया। ये है कि भाई अमेरिकी समाज में कुछ स्ट्रक्चरल परिवर्तनों की जरूरत है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज हैं किसी भी कारण से, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, उनमें इस तरह का एक आत्मबोध, इस तरह का एक एहसास कि भाई चीजों को सुधारना है, दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दूसरे मार्जिनलाइज सेक्शंस हो, दे डिजर्व अ ह्यूमन ट्रीटमेंट, दे डिजर्व अ बेटर ट्रीटमेंट। ये भावना अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं कि हमारे समाज में नहीं है। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि भारत की जो सभ्यता है, जो परंपरा है, वो संस्कृति है, वो तो हजारों साल पुरानी है, और अमेरिका एक सभ्यता के तौर पर अभी शायद ज्यादा 300 साल, 200-250 साल, 1776, हाँ 1776, तो आप 250 साल आप मान लीजिए। तो एक सभ्यता जो इतनी पुरानी है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, जो दार्शनिक स्तर पर अपने आप को इतना उदात्त पाता है, उसको अपने यहाँ आत्मावलोकन करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और हम जब अमेरिका से अपनी तुलना करते हैं, एक अपस्टार्ट की तरीके से अमेरिकन सोसाइटी है, वो बहुत जल्दी अपने को रियलाइज कर ले रहा है, नहीं हमसे गलतियां हो रही हैं, गलतियां करता है, फिर रियलाइज करता है, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ वो बात क्यों नहीं हो पा रही? क्या ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला है? क्या ये इसलिए है क्योंकि अभी भी समाज के तौर पर हम बहुत पिछड़े हुए हैं, अमेरिका की तरफ से बहुत इवॉल्व नहीं हो पाए हैं, या डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बड़ी कमजोर है? नहीं, देखिए अमेरिका बहुत इवॉल्व सोसाइटी है, ऐसा तो मैं मानता ही। अमेरिकन सोसाइटी की अपनी कुछ बहुत मजेदार समस्याएं हैं जिन पर हम कभी बात करेंगे। एज अ सोसाइटी इट्स नॉट अ ग्रेटली इवॉल्व्ड सोसाइटी फ्रैंकली अमेरिका, लेकिन वो फिलहाल अभी छोड़ दें। देखिए भारत में, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, भारत में जो जटिलताएं हैं, इतिहास जो है वो एक अच्छी चीज भी है उस तरह से, और वो एक चिंताजनक चीज इस अर्थ में है
कि आप पर इतिहास का बोझ बहुत ज्यादा है। समस्या ये है। और असल में हम लोग ये भूल जाते हैं कि इतिहास को देखना, इतिहास का बोध रखना और इतिहास ग्रस्त हो जाना, ये दो अलग अलग चीजें। इतिहास, ये बात तो महाभारत में ही कही गई है कि जो अतीत को देखता है वही भविष्य को देख पाता है। तो अतीत को देखना तो जरूरी है, लेकिन महाभारत में ये नहीं कहा गया है कि जाके आप अतीत में घुस के बैठ जाए और अतीत को देखिए ताकि आप भविष्य को देख सकें। जी जी। और जब आपका अतीत इतना लंबा, इतना जटिल, 4000 5000 साल पुरानी आपकी सभ्यता, हजारों साल पुराने आपके महाकाव्य और तमाम सभ्यताओं के, जैसे वो पंडित नेहरू का जो रूपक है मुझे बहुत मार्मिक लगता है, पैलिम्पसेस्ट, पांडुलिपि का एक ऐसा पन्ना जिसपे एक के बाद एक कई इबारतें लिखी गई है और कोई भी अगली इबारत पिछली इबारत को पूरी तरह मिटा नहीं पाई। तो आपके यहाँ सिंधु घाटी भी है, आपके यहाँ वेद की भी इबारत है, आपके यहाँ परवर्ती हिंदू जो चेतना डेवलप हुई है, जो सभ्यता डेवलप हुई है, उसकी भी इबारत है, बौद्ध है, जैन है, इस्लाम है, ईसाइयत है, सब कुछ आपकी चेतना में मौजूद है। ये बहुत जटिल चेतना है। और इसलिए आपने सही कहा, आप स्टार्ट शब्द का प्रयोग आपने अच्छा किया कि आप स्टार्ट होने के कुछ फायदे भी होते हैं जो अमेरिका को मिलते हैं। डज नॉट कैरी दैट वेट ऑफ हिस्ट्री, इंडिया कैरीज अ लॉट ऑफ वेट ऑफ हिस्ट्री। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग आमतौर से अपनी बातचीत में भूल जाते हैं, देखिए हिंदुस्तान का जो कोलोनाइजेशन का इतिहास है ना, हिंदुस्तान में जो 200-250 साल अंग्रेजी शासन रहा, उसने आपकी चेतना को जिस तरह डिस्टॉर्ट किया है, आपके इतिहास बोध को जिस तरह डिस्टॉर्ट किया है, उसको, वो केवल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। कॉलोनियलिज्म का जो दौर है वो केवल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का दौर नहीं था, वो आपके डिस्टॉर्शन ऑफ मेमोरीज का भी दौर था। जब तक आप उससे नहीं टकराते ठीक से, तब तक वो स्थिति नहीं बन पाएगी जिसके ना होने पर आप चिंतित हैं और मैं चिंतित। खैर ये बहुत लंबे चौड़े बहस पे हम लोग पहुंच गए हैं। मैं इसी से सवाल पूछना चाहता था, कितना वक्त लेंगे हम अपनी उस मेमोरी को रीगेन करने के लिए? ये राजा राममोहन राय के जमाने से तुम रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, करीब 150 साल से ज्यादा का वक्त भी हो चुका है। कितना टाइम लेंगे हम? आज तो उसमें कामयाबियां भी मिली, ऐसा नहीं है। राजा राममोहन राय हो, ज्योतिबा फुले हो, विवेकानंद हो, ये जो पूरे का पूरा आपका उधर पेरियार हो, जो भी गांधी हो, जो सामाजिक आत्मसंघर्ष का और आत्मसंवाद का दौर चला है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं। आखिरकार हम इस तथ्य को ना भूलें कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी जटिल आबादी के साथ तथाकथित विकसित दुनिया के बाहर, वेस्टर्न वर्ल्ड के बाहर, हम अकेली डेमोक्रेसी, अपनी सारी सीमाओं के बावजूद। और इस समय तो रूस को भी डेमोक्रेसी कहना बस मजाक ही है। लेकिन इस तरह देखें तो वेस्टर्न यूरोप के बाहर संभवतः फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हम अकेले हैं। तो दिस कैन नॉट बी डिनाइड, लेट अस नॉट डिनाई दैट अचीवमेंट। और बहुत सारी चीजें, चाहे वो एम्पावरमेंट के मोर्चे पर हो और हो, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह के एक ह्यूमन संवेदनशील आत्मबोध की आप बात कर रहे हैं, और खास करके इस समय अमेरिका में जो दिख रहा है उसकी तुलना में, वो प्राप्त करने में कितना समय लगेगा इसकी भविष्यवाणी करना तो मुश्किल है। वो हो सकता है तेजी से, अगर समाज के जो राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक नेता हैं वो इस बात को रियलाइज करें कि अंततः कोई भी समाज झगड़े से नहीं चलेगा, पोलराइजेशन से नहीं चलेगा, वो मिलजुल कर ही चलेगा। अमेरिका में जो ये नया सर्वे है वो एक तरह से इसी बात की तायीद करता है कि अब तक जो लोग ट्रंप के पोलराइजेशन पोस्चर की तारीफें करते रहे हैं, वो अब चिंतित हैं कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट इज गिविंग द रॉन्ग मैसेज। तो पोलराइजेशन से कोई समझ नहीं चलता। अब आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा। सवाल ये कि हमने अमेरिका के बारे में बात कर लिया, भारत के बारे में बात कर लिया, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था वो सवाल आज भी वैसे का वैसे बना हुआ है कि जो अमेरिका के अंदर जो प्रदर्शन हुए वो सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हुए, बल्कि मैं कहूंगा अगर हिंदुस्तान छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां भी सोशल इक्वालिटी के बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं। आपने एबोरिजिन्स के बारे में जिस तरीके से किया, वहां भी एक अपराध बोध निकल के बाहर आ रहा है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भी उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तमाम चीजें हो रही। तो ये क्या संदेश देता है कि जो लोग ये कह रहे थे कि कोरोना के बाद दुनिया बदलेगी,
क्या उसके कुछ संकेत, क्या बीज मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो वो क्या क्या इंगित कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, वो कैसे बदलेगी? या बदलने का ये सिर्फ छद्म तो नहीं है? अब ये तो पता नहीं, ये तो देखेंगे, लेकिन ये जो आपका सवाल है ये फिर हमारी उसी पहली बातचीत की ओर ले जाता है। दुनिया बदलेगी, दुनिया बदल रही है, इस अर्थ में बदल रही है कि लोगों ने रियलाइज किया है, और ये अभी भी सच है, कि अगर हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपरली उपलब्ध हो, अगर अस्पतालों में उतनी जगह हो, वेंटिलेटर्स और जो प्रोटेक्शन मास्क वगैरह हैं वो उपलब्ध हो, तो विडंबना ये है कि कोरोना उस मायने में जानलेवा बीमारी अभी भी नहीं है। मॉर्टेलिटी रेट इसका अभी भी बहुत कम है। लोग मर रहे हैं तो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर्स नहीं। और ये केवल भारत की नहीं, ये तथाकथित उन्नत देशों की, सभ्य देशों की, अमेरिका में 1 लाख लोग से अधिक मरे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि यार हमें बताया गया था कि हम ऐसा समाज है, वैसा समाज है, दुनिया ऐसी हो गई, ग्लोबल विलेज हो गया और ग्लोबलाइजेशन ने कमाल कर दिया, दुनिया सब बढ़िया ही बढ़िया अब होगा। कोरोना हैज बीन अ सडन and a disastrous reminder of the limitations of neoliberal world, जो विश्व व्यवस्था पिछले दिनों बनी है 20-25 साल में, और जिसका एक बड़ा वो मार्केट क्रिएट किया गया था कि बस अब हो गया, इससे बढ़िया संसार हो नहीं सकता था, धीरे धीरे सब इसी में आ जाएंगे। उसकी सीमा इस महामारी ने उजागर की, और इस अर्थ में दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन सिस्टम के प्रति गहरा संदेह तो लोगों के मन में पैदा हो गया है। चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, दक्षिण अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, खुद हमारे देश में सिस्टम के प्रति, और यहाँ मेरे में कहूँ कि व्यक्ति की बात नहीं है, सिस्टम यानी भाई जैसे आप राजधानी में रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी, बहुत बुरी हालत है वहाँ, लेकिन इतना सा वहाँ एक सरकार है जो दावा करती है कि उसने 40% हेल्थ पे खर्च किया है, ये किया है, वो किया है, केंद्र सरकार वहाँ है, और दिल्ली की हालत ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, क्या करे। तो देयर इज अ सिस्टमिक फेलियर। कुछ नए मूल्य आपको लग रहे हैं, कुछ नए मूल्यों का पुनर्जन्म हो सकता है? लेट अस होप सो। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि अगर अपने देश की बात करें तो अब जैसे कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद एक प्रांत में उपचुनाव की भी बात है। मैं तो समझूंगा कि सबसे बड़ी बात ये होगी, ये बहुत बड़ा कदम हो जाएगा कि उनमें सवाल जो हैं वो सिस्टम से जुड़े हुए हों। उनमें जो भी आपके सामने वोट मांगने आए उससे आप ये पूछें कि भाई साहब अस्पताल कितने बनाए और कितने बनाओगे, पीने का पानी कितना उपलब्ध कराया, कितना कराओगे। अगर इस मुद्दे पर चुनाव होने लगे तो बहुत ये कोरोना की त्रासदी और कोरोना की भयावहता का एक अच्छा परिणाम। बिल्कुल। और जहां पे आपने बात खत्म की कि क्या लोकतंत्र अपने बुनियादी सवालों की तरफ लौटेगा, जिस वजह से लोकतंत्र का निर्माण हुआ कि भाई आम आदमी की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, उससे जब दूर हुआ तो ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और अगर कोरोना ये करने में कामयाब होता है, अगर इसका नतीजा अगर अमेरिकन इलेक्शंस में नजर आता है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग अगर हार जाते हैं, और भारत के अंदर जो आने वाले समय में बिहार और दूसरे चुनाव जो होने वाले उस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और अब समय भी काफी हो चला। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, और ट्रंप के कैरेक्टर को देखते हुए बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया जैसे अमेरिका में एकदम चिंता फैल गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, मैं तो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। बयान तो बहुत खतरनाक बयान है। बिल्कुल चिंतित हो गए कि भैया इनके आदि तो ट्रंप साहब की जो अदा है, उन्होंने 2-3 दिन बाद कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन पहले उनका बयान आया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं चुनाव हार गया तो ये होगा तो बहुत बुरा, अमेरिका के लिए इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि मैं चुनाव हार जाऊं, लेकिन अगर मैं हार गया तो चुपचाप अपना सामान पैक करूंगा, व्हाइट हाउस से चला जाऊंगा। पहली बार ट्रंप ने ऐसा कोई बयान दिया है जिसमें लगता है कि वो खुद रियलाइज कर रहे हैं कि उनका सेकंड टर्म उतना सुनिश्चित नहीं है जितना वो कुछ दिन पहले तक मान रहे। बिल्कुल, ट्रंप का ये बयान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी अगर ये सोच आ जाए कि उनका तीसरा टर्म उतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, तो ये तो इलेक्टोरेट पे डिपेंड करता है। नहीं बिल्कुल पार्टियों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ये तो देखिए इलेक्टोरेट पर, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फिर से कहूं कि ये बात ना व्यक्ति की है ना राजनीति की। आप इतने
लंबे अरसे से पत्रकार रहे हैं और आपने बाकायदा राजनीति का भी अनुभव प्राप्त किया है। आशुतोष जी, सवाल नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार का नहीं है। इनमें से किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, ना तो किसी ने हमारी कोई नुकसान कर दिया है निजी तौर से, ना कोई फायदा कर दिया है। देश की राजनीति वापस पहुंचे सिस्टम के सवालों पर, बुनियादी सवालों पर, जी तो उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ अच्छे बदलाव होंगे। बिल्कुल। और अब समय अभी बहुत धुंधली उम्मीद है। बिल्कुल सर, समय खत्म हो चुका है, माफ करिएगा, मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आशुतोष। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।